So good morning, welcome to the class. So your subject is pavement engineering and your subject code is TCE 813. So pavement engineering is also your part of 5 engineering which you have studied in your previous semester as well. तो pavement engineering की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 5 यूनिट हैं आपके. So unit 1 is your pavement design. तो pavement की अगर हम बात करें तो pavement आपको डिज़ाइन करना पड़ता है और आपको एक ये रफ आइडिया होगा कि देर आर टू टाइप ऑफ रोड पेवमेंट दैट वी वाइडली यूज्ड इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब व्हिच इज रिजिड पेवमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट. ठीक है, तो पहला सवाल तो ये आता है कि पेवमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. ठीक है, अगर हम बात करें बिफोर द डिज़ाइनिंग ऑफ दीज टू काइंड ऑफ रोड पेवमेंट अर्लियर हम यूज़ करते थे आपका अर्दन सरफेस यानी कि अर्थ का सरफेस को हम एज अ यूज़ करते थे और हम उसको इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते थे कि वो एक फॉर्म ऑफ रोड ले लेती थी. फिर हम उसको एज अ मोड ऑफ कन्वेंस लेते थे, तो हम उसको रेपिटेटिवली वी यूज टू यूज़ दैट रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वेंस. तो अगर हम उस रोड की बात करें, उस सरफेस की बात करें, तो ऑब्वियसली दैट सरफेस इज नॉट सो स्टेबल. रीजन बीइंग क्योंकि वो आपका अर्थ का सरफेस है यानी कि वो मिट्टी का सरफेस है. ठीक है, अब मिट्टी का जो सरफेस है देयर इज नो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो स्टेबिलिटी. आप देखते हैं कि कई बार अंडुलेशन भी हो जाता है. ठीक है, और फिर जब बारिश होती है तो जो उसकी क्वालिटी है वो डिटोरेट हो जाती है, वो खराब हो जाती है. तो ऑब्वियसली फॉर दीज रीजन वी कैन नॉट यूज दैट मोड ऑफ पेवमेंट. तो इस वजह से आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, अगर हम ऐसी रोड में अर्दन सरफेस को ही अगर हम यूज़ करते हैं, अगर हम डिज़ाइनिंग नहीं करते, अगर हम वही रोड अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि वो अनस्टेबल तो है ही, दूसरा वो डिस्कम्फर्ट भी है. ठीक है, तीसरा है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं होगी यानी कि फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होगा. ठीक है, तो इतने सारे डिसएडवांटेज होने की वजह से हमने रोड पेवमेंट के बारे में स्टडी किया और देन वी गेट टू नो अबाउट द टू काइंड ऑफ पेवमेंट विच आर रिजिड पेवमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट. ठीक है, अब फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट में डिफरेंस है, क्या है वो डिफरेंस और क्या वो पेवमेंट होते हैं वो आपको बताया जाएगा. ठीक है, अगर हम रिजिड पेवमेंट की बात करें, रिजिड पेवमेंट इज योर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट जो कि आपकी मोस्टली आप देखेंगे वो आपकी कॉलोनी के बाहर जो रोड होती है. ठीक है, दैट इज योर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट. और अगर फ्लेक्सिबल की हम बात करें तो फ्लेक्सिबल आपकी होती है बिटुमेन सरफेस वाली पेवमेंट जो कि नॉर्मली आप देखेंगे कि जो मेन रोड्स में है, हाईवेज में है, या फिर जिसमें भी आप देख पा रहे हैं कि देयर इज द कोटिंग ऑफ बिटुमेन, तो आप देख पाते हैं कि वो दैट इज योर फ्लेक्सिबल पेवमेंट. ठीक है, सो we have two types of road pavement. One is your flexible and another one is your rigid. All right, so your flexible pavement is normally made up of bitumen. Normally made up of bitumen, and this is your cement concrete surface. ठीक है, I will not be able to provide you notes because I don't have any, so you'll have to watch this video and make a separate notes. तो आप ये वीडियो को देखें और प्लीज़ नोट्स बनाएं खुद से. तो अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट है आपके पास और एक है आपके पास रिजिड पेमेंट, हम इसके डिफरेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे. एक आपको रफ आइडिया पता चल गया होगा कि फ्लेक्सिबल और रिजिड क्या होता है. आप इमेजिन कर सकते हैं आप इसको.
सो फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें, अगर इसके डायग्राम की बात करें, तो यहाँ पे आपके नॉर्मली देयर आर 4 लेयर्स, 4 आपकी लेयर्स होती हैं केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। द बॉटम मोस्ट इज योर सबग्रेड, द बॉटम मोस्ट इज योर सबग्रेड। इसके बाद है आपका सब बेस, दिस इज योर सबग्रेड, दिस इज योर सब बेस, then this is your base, and the topmost layer is your surface, right? But in case of rigid pavement, यहाँ पे आपकी 3 लेयर्स हैं, आपकी एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कौन सी लेयर आपकी जो प्रेजेंट नहीं है, वो है आपकी सब बेस, ठीक है। सब बेस को अगर हम हटा दें, यहाँ पे देयर आर 4 लेयर्स, सरफेस, बेस एंड सबग्रेड, ठीक है। तो पहले तो लेयर का यहाँ पे डिफरेंस है। रिजिड पेवमेंट में आप देख पा रहे हैं देयर आर 3 लेयर्स, सबग्रेड, बेस एंड सरफेस, और फ्लेक्सिबल में देयर आर 4 लेयर्स, सबग्रेड, सब बेस, बेस एंड सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपका क्या है, आपका व्हीकल मूव करता है, ठीक है। तो जब व्हीकल मूव करता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पे ये प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो मैक्सिमम है। और लेयर्ड सिस्टम आप देख पा रहे हैं, वी हैव यूज्ड लेयर्ड सिस्टम हियर। तो लेयर्ड सिस्टम क्यों यूज कर रहे हैं, पहली बात तो, ठीक है। और ऐसा यूज करने से क्या हमको बेनिफिट मिल रहा है, जब आप लेयर्ड सिस्टम में आप यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी जो प्रेशर है, जो कि मैक्सिमम है, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन दी लोअर लेयर्स एज वेल, ठीक है। तो अगर ये प्रेशर आपको सर्विस लेयर में लग रहा है, इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल दी लेयर्स, ठीक है। और द लेयर विच इज एट अ ग्रेटर डेप्थ, वहां पे आप देखेंगे कि द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हैज गॉट इंक्रीज, यानी कि वो मैक्सिमम हो चुका है, क्योंकि एक फ्रस्टम ऑफ कोन का ये शेप लेता है, और विद डेप्थ दिस डिस्ट्रीब्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो लेयर्ड सिस्टम से हमको क्या हेल्प मिली है कि हम ये डिस्ट्रीब्यूट हम कर पा रहे हैं इस प्रेशर को। दूसरा ये है कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, वो आपका मिनिमाइज हो जा रहा है, ठीक है। मिनिमाइज कैसे हो रहा है, बिकॉज आपको पता है योर स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। तो ऑब्वियसली जब आपका एरिया बढ़ेगा, तो आपका जो स्ट्रेस है इट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो आप देख पाते हैं कि जो ये फोर्थ लेयर में आते आते दिस प्रेशर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर एरिया, ड्यू टू व्हिच इट्स इंटेंसिटी गेट्स रिड्यूस्ड। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये रीजन है कि हम क्यों लेयर सिस्टम अडॉप्ट करते हैं इन बोथ द काइंड ऑफ पेवमेंट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज पॉइंट नंबर 2। अगर हम बात करें, जिस पहले तो ये पहला डिफरेंस था कि लेयर सिस्टम में हमने कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड डिफरेंस में, सेकंड डिफरेंस इज EI, ठीक है। EI इज योर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। अगर हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की बात करें, तो पहले तो उसको मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इट इज द रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन, ठीक है। जब भी आप देखेंगे कि जो सरफेस है, सरफेस में लोड लग रहा है, the surface will have the tendency to deform। तो ये जो सरफेस है, क्योंकि इसमें व्हीकल का लोड आ रहा है, तो ये डिफॉर्म होने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब इसको जितना रेजिस्टेंस मिलता है,
जितना रेजिस्टेंस मिलता है इस डिफॉर्मेशन को, उसको ही हम कहते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट दिस इज वेरी लो और नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, और pavement is not able to resist the deformation, due to which there is the possibility of the occurrence of cracks। तो यहाँ पे cracks आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होंगी फ्लेक्सिबल पेवमेंट के केस में। यहाँ पे अगर हम बात करें रिजिड पेवमेंट में, तो इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। तो यानी कि ये रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन को, ठीक ठाक रेजिस्ट करता है। अगर हम फ्लेक्सिबल से कंपेयर करेंगे इट इज सफिशिएंटली मोर, ठीक है। दिस वाज योर पॉइंट नंबर 2। और अगर हम थर्ड में आएंगे, दिस इज योर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो फ्लेक्सिबल के केस में द लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेन टू ग्रेन, ग्रेन टू ग्रेन, ठीक है। आप देखेंगे कि 4 लेयर्स हैं, और 4 लेयर्स में आप देख पाएंगे कि देयर आर दीज माइन्यूट ग्रेन्स, ठीक है। तो ये ग्रेन क्या करते हैं, अपने नीचे वाली ग्रेन में ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे अगर लोड है तो इट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द ग्रेन विच इज एट द बॉटम, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से लोड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से, और अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा तो ऐसा कुछ हो रहा है लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बट अगर हम बात करें रिजिड पेवमेंट के केस में, यहाँ पे जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर। तो यानी कि ये वाली जो लेयर है ये इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है, पूरी लेयर, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रेन की बात नहीं कर रहे। फिर जो आपकी सेकंड वाली लेयर है ये आपके डिस्ट्रीब्यूट कर देगी लोड थर्ड लेयर में, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म फॉलो होता है इन द केस ऑफ रिजिड पेवमेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉपिंग आउट ऑफ बिटुमेन, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम एयर वॉइड्स प्रोवाइड कर देते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि बिटुमेन में कम आउट, बिटुमेन में कम आउट, क्योंकि ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो बिटुमेन के बाहर आने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। इस वजह से आप क्या करते हैं, आप एयर प्रोवाइड कर देते हैं। सो एयर इज प्रोवाइडेड। इसकी वजह से आप बिटुमेन को प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। दिस वाज योर पॉइंट नंबर 3, ठीक है। फिर इसके बाद आप आइए फेलियर। फोर्थ पॉइंट है आपका फेलियर, ठीक है। अगर हम फेलियर की बात करें तो अगर इफ देयर इज एनी फेलियर व्हिच इज एट द बॉटम लेयर, देन फेलियर इज अपीयर्ड एट द टॉप लेयर एज वेल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये बॉटम लेयर में मैंने एक रटिंग शो कर रखी है, ठीक है, यानी कि एक पॉट होल्स मैंने शो कर रखा है, ठीक है, या फिर एक स्लाइट अंडुलेशन मैंने शो कर रखा है। तो आप देखेंगे कि ये जो फेलियर है ये आपके टॉप जो सरफेस है उस पे भी ये फेलियर आपका शो होगा, ठीक है। तो देयर इज एनी फेलियर एट द बॉटम, देन फेलियर इज अपीयर्ड एट द टॉप। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फेलियर फेलियर इज अपीयर्ड एट द टॉप, ठीक है।
बट अगर हम बात करें इन केस ऑफ रिजिड पेवमेंट, तो उसमें क्या होता है कि अगर फेलियर है तो स्लैब विल एक्ट एज अ ब्रिज। तो इस वजह से क्या होगा कि जो फेलियर है वो टॉप सर्फेस में आपको नहीं शो होगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे कि इस यहाँ पे जो अगर नीचे वाली लेयर में आपका फेलियर हो रहा है, तो ये जो फेलियर है ये टॉप सरफेस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फेलियर विल नॉट बी appearing at the topmost layer, at the topmost layer। ठीक है, नंबर फिफ्थ में आइए आप। नंबर फिफ्थ है कि नो जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। जॉइंट्स की जरूरत नहीं है आपके फ्लेक्सिबल पेवमेंट के केस में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स की जरूरत पड़ती है आपके रिजिड पेवमेंट के केस में, क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन की होने की वजह से जो आपका सरफेस होता है वो आपका एक्सपैंड होता है और कई बार आपका कॉन्टैक्ट होता है। तो आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि, या फिर वो स्पेस आपको प्रोवाइड करना है पेवमेंट में कि वो फ्रीली या तो एक्सपैंड हो जाए या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, उसको प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ पे जॉइंट प्रोवाइड करते हैं उस पेवमेंट में। ठीक है, नंबर सिक्स में अगर आप आएंगे, नंबर सिक्स है आपका इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट इज लो, इनिशियल कॉस्ट आपकी लो होती है, बट योर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इज हाई। ठीक है, अगर हम रिजिड की बात करें इट इज जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पे जो इनिशियल कॉस्ट है आपकी, इनिशियल कॉस्ट इज हाई बट योर मेंटेनेंस इज लो, बट योर मेंटेनेंस इज लो। ठीक है, दिस वाज योर पॉइंट नंबर सिक्स। और डिजाइन लाइफ की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजाइन लाइफ है, डिजाइन लाइफ इज नॉर्मली अप टू 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, 10 से 15 साल है। अगर हम रिजिड की बात करें तो जो डिजाइन लाइफ है इट इज अप टू 20 to 30 ईयर्स। ठीक है, डिजाइन लाइफ इज 20 to 30 ईयर्स। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि फ्लेक्सिबल केस में डिजाइन लाइफ काफी कम है। ठीक है, काफी तो नहीं कहेंगे पर कम है। इसका रीजन ये भी है कि एक पॉइंट तो आपने लिखा हुआ है कि जो उसकी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी है इट इज वेरी लेस या फिर नेग्लिजिबल है, यानी कि वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाती है। डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर पा रही है तो क्या हो रहा है कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या फिर जो पेमेंट है वो फेल हो जाती है। इस वजह से आप देखते हैं कि इसकी मेंटेनेंस इज ऑल्सो हाई, डिजाइन लाइफ इसकी कम है एंड ऑल्सो योर मेंटेनेंस इज वेरी हाई। सो दिस वाज योर डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। ठीक है, तो पहली क्लास में इतना ही है। इसको प्लीज आप देख लेना वीडियो और नोट्स बना लेना।